पढ़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है लेटेस्ट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के एवोल्यूशंस के बारे में, यानी हमारे कंप्यूटर्स का शुरुआत कैसे हुआ और कैसे कैसे चेंज होते हुए आज वो इस दौर में पहुंचा है। ठीक है, इवोल्यूशन से कुछ लोगों का आज पहला क्लास है, तो इवोल्यूशन का मतलब ये समझ सकते हो, एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइम वो एक एप था। उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होते 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 आज जो हम लोग हैं उस रूप में आया। तो यही पूरे प्रोसेस को यानी डेवलपमेंट को ही हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इसी कंप्यूटर के डेवलपमेंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये हमारा पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल 9 के बराबर है। कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आज के क्लास में फिर से बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे कंप्यूटर फादर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक मशीन बनाया था, कंप्यूटिंग मशीन, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और यही एनालिटिकल इंजन आगे जा कर के डेवलप होते होते कंप्यूटर का इससे कॉन्सेप्ट आया एनालिटिकल इंजन से, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस रूप में चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो शायद तुम लोगों को नहीं दिख पा रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा नो एक मिनट रुक सर। जाओ। नो सर। नो सर। ठीक है मैं समझ गया। इसको मैं 1 मिनट सही कर लेता हूँ पहले। चलिए, तो ये है हमारे चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों जानते कंप्यूटर। हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के कंप्यूटर जनरेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका नाम याद रखना बहुत ही ईजी है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन, एंड सो ऑन, 5th तक इसी तरह नाम है। हमको नहीं लगता है कि इसे समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। इतना तक तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चलिए, इसके बाद अगला टर्म हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया था। आज जिन लोगों का आज पहला क्लास है उन लोगों को मैं फिर से इसमें बता देता हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। अगर आपका ये आंसर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस को हम लोग एबेकस के नाम से जानते हैं, और ये पिछले क्लासेस में ना मैंने पूछा भी था आप सभी से एक एक करके। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल वेबिंग डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जैक्वार्ड मशीन, और कहीं कहीं पे ना ये जैक्वार्ड लूम करके भी लिखा रहता है, जैक्वार्ड लूम मशीन। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। हरमन हॉलरिथ ने क्या डिजाइन किया इसके बारे में अभी हम लोग जस्ट समझें। ये था हमारा पंच कार्ड। क्या? जैकर्ड का स्पेलिंग? JACQUARD, जैक्वार्ड लूम मशीन का सर MACHINE। सर बोलिए। उधर RARD लिखा हुआ है। हाँ वो गलत लिखा गया होगा, नीचे से देख लो। ठीक है,
A code in encrypted form is called as ciphertext. चलिए, जिन लोगों का सही है बहुत अच्छे। हाँ, बोलो नहीं बीच में, अब चलने दो, जब पूछेंगे ना तो ऐसे ना डिस्टरबेंस होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, लिखोगे नहीं, लिखोगे तो फिर ध्यान हट कोड का जाएगा। क्या लिखा है? फोर्ड का लिखा हूं मैं ciphertext, CIPHERTEXT। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। यानी हमने डेटा को इनक्रिप्ट कर लिया है, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए जो लाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी क्रिप्शन। डी क्रिप्शन। चलिए, फर्स्ट द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा था इनियाक। इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, A for and C for कंप्यूटर। ठीक है, बहुत फुल फॉर्म अच्छे। लिखना है। फुल फॉर्म नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलो ना, लिखोगे तो टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट लेते चलो। सर जिन्होंने लिखा हुआ है ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे? नहीं नहीं, सबको नहीं लेना, जो लोग नहीं लिखे हैं ना वो लोग लेंगे। और बाकी तो मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल ही रहा हूँ, वहां से भी देख सकते हो बाद में। ओके सर। अभी अभी तुम्हारा ना पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? तो समझने पे। ठीक है, चलिए। यस सर। इसके बाद मेरा 7वां नंबर था IBM डिजाइंड मशीन यूजिंग मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स, यानी कि IBM जो कंपनी है, IBM कंपनी ने मैग्नेटिक टेप का यूज करते हुए बैंकिंग में डेटा स्टोर करने के लिए मशीन बनाया था। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर, द फर्स्ट नेटवर्क हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो अर्पानेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क हमारा जिस नाम से जाना जाता है वो है हमारा अर्पानेट। ठीक, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। चलिए, यस सर। इसको हटा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आज ना थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक बता चुके हैं उसको फिर से लॉन्ग में बताना पॉसिबल नहीं है। जहाँ से नहीं बताया है ना वहाँ से डिटेल में बताएंगे। इसलिए जो लोग ज्वाइन नहीं करते हो वो ज्वाइन रेगुलर किया करोगे। और अगर आपके कोई मित्र हैं, परिचित हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को बोलोगे ज्वाइन करने को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला, ये मोबाइल का जनरेशन दिया हुआ था। यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन देखा। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने देखा कि ये हमारा 1940 से 56 होता है। इसमें एज अ प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था। ये आपका पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब का, जैसे पहले 100 वाट का बल्ब आता था कुछ वैसा ही दिखता है। इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। ये सब उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। ठीक है, मेमोरी के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। इनपुट के लिए, आज के लिए इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड माउस यूज करते हैं। उस समय इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप यूज होता था। आज हम लोग आउटपुट प्रिंटर या फिर मॉनिटर पे देखते हैं। उस समय आउटपुट हम लोग को प्रिंट के रूप में मिलता था, प्रिंट फॉर्मेट में।
चलिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमारा मशीन लैंग्वेज यूज होता था, यानी कि वो लैंग्वेज जो 0 और 1 के रूप में लिखा होता है। यही 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होता था। प्रॉब्लम कहने का मतलब अगर कोई टास्क दिए, कोई कैलकुलेशन दिए हैं, तो बस वो कैलकुलेशन, अगर मैंने 5 कैलकुलेशन दिया है ना, तो पांचों नहीं सॉल्व होगा, बल्कि एक एक करके उसको सॉल्व कराना होगा। ज़्यादातर इसका साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज, साइंटिफिक काम के लिए इसका यूज होता था। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो टाइम से ज्वाइन करिए। एक क्वेश्चन है मेरा, जिसे पूछेंगे ना वो बताओगे, देखते हैं सोया हुआ है सबकी जग गया है। अन्नपूर्णा, मिस अन्नपूर्णा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लगता है आवाज नहीं जा रही है, किसी और से पूछते हैं। शिखा सिंह 7D। यस सर। हाँ शिखा, तुम ये बताओ कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है? सर 1940 टू 1950 टू 1956। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए जगह हुए हैं सभी। एक और चेक कर लेते हैं, विज्ञा को आवाज नहीं जा रही क्या आज? यशराज 7B, यशराज, उसको भी आवाज नहीं जा रही है। चलिए कोई बात नहीं है। दिवाकर 7B, दिवाकर। अतुलित सिन्हा, यस सर। अतुलित ये बताओ कि आ, एक ट्रांजिस्टर के बदले कितने वैक्यूम ट्यूब्स आ गए थे? 40 वन ट्रांजिस्टर इक्वल टू 40 इक्वल वैक्यूम टू ट्यूब। 40 वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के बारे में समझा था। बात करते हैं, इसमें कुछ दो एग्जाम्पल और भी हैं, बहुत सारे सर एग्जाम। ओ, बल्कि का मतलब क्या होता है? बल्कि मतलब साइज में बड़ा। ओके सर। चलिए इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के दो एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए गए हैं, यूनिवैक और इनियैक। यूनिवैक मेरा हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, जो कि यूएस में सेंसस ब्यूरो में काम कर रहा था 1951 में। ठीक है, इनियैक का ये पिक्चर दिया हुआ है और ये यूनिवैक का पिक्चर दिया हुआ है कंप्यूटर का। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। पिक्चर देख सकते हैं कैसा कंप्यूटर है सेकंड जनरेशन का। अब इसके वर्किंग कल्चर को समझते हैं। सबसे पहला तो ये हमारा सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 देखने को मिला। और ये जो ड्यूरेशन है ना, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है। हम लोग के बुक में जो दिया है उस बुक को फॉलो करके चलेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग को क्वेश्चंस आने हैं और इसी से हम लोग को जवाब भी चेक होगा। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे, जिसके वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, स्पीड फास्टर हो गया। मैग्नेटिक कोर्स यूज होता था मेमोरी की जगह, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज होता था डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए। और इसमें ना सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आ गया था। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब समझो क्या होता है। जैसे हम लोग क्लास 5 में पढ़े थे कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। इसका जवाब कितने लोग दे सकते हैं? हैंड रेज करना तो जरा। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सर अच्छा, कहना यार रैम नहीं रोम। नहीं, नहीं चुप क्या रहो नहीं एकदम, यार। मुंह बंद रखो अभी। जो बोलेगा उसको तो मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं जवाब पूछ रहा हूँ। सर आशिका आपका कुमारी सिंह,
आशिका तक आवाज पहुंच रही है? यस सर। बताओ कौन से दो तरह के मेमोरी थे? सर नहीं याद है। तो फिर हैंड रेस क्यों की थी? सर भूल गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं अभी तुमको। उज्जवल, उज्जवल तक यस आवाज आ सर। रही है मेरी? हाँ उज्जवल यस बताओ सर। कौन कौन से दो तरह के मेमोरी थे? सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वाह उज्जवल बहुत अच्छे, वेरी सर गुड। इसके बाद सर रैम एंड रोम बता तो। नहीं नहीं अभी उतना आगे नहीं बढ़ना है, जितना का काम है उतना ही, ठीक है। मेमोरी हमारे दो तरह के थे, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। सर ये आपने पहले ठीक है, समझा। चलिए माइक को बंद कर लेंगे सभी। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या काम करता था, मान लीजिए हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग अगर प्ले हो रहा होता है ना तो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करता है, लेकिन वो सॉन्ग को अगर हम लोग सेव कर देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करता है। सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है, अगर हम यहाँ से इसको लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर ये सेकेंडरी मेमोरी से चलाता है प्राइमरी मेमोरी में उसका डेटा। और जब तक हम लोग इस पे सुन रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तब तक ये प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और उसके बाद वापस से जैसे ही क्लोज करते हैं, ये कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। सर एक समझे? बार और समझना। एक बार और बताएं। यस सर। चलो देखो, मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सॉन्ग है, हनी सिंह का कोई एक सॉन्ग है, जगजीत सिंह का कोई एक सॉन्ग है, वो हम लोग लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जब तक सुन रहे हैं ना, तब तक वो प्राइमरी मेमोरी का यूज करता है। अगर हम लोग इसको सेव कर लें या डाउनलोड कर लें, तो उस समय प्राइमरी मेमोरी में ना आकर के वो कहाँ आता है? सेकेंडरी मेमोरी में आता है। जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ईटीसी। सर हाँ जी। सर पिछले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गए। आवाज कट रहा है बाबू, फिर से बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन बताना भूल गए थे। वो बता दिए, तुम लेट कर गए। उसका आंसर ना मैग्नेटिक टेप्स होगा। ठीक है सर। चलो, हाँ जी, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट कब से डेवलप हो गया? तो आपको सेकंड जनरेशन से ही डेवलप हो गया। डिस्क यूज होने लगे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखे थे, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में होता ये था कि इसको बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशंस या कोई भी वर्क दे देते थे कंप्यूटर को, तो एक कंप्लीट होने के बाद ना वो रुकता नहीं था, बल्कि आगे का काम, अगला कैलकुलेशन को वो सॉल्व करता था। इसी को हम लोग कहते हैं बैच प्रोसेसिंग, यानी बैच में काम होना, एक झुंड में काम होना। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आया असेंबली लैंग्वेज का। ध्यान से समझोगे, असेंबली लैंग्वेज हम लोग मशीन लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, यानी 0 और 1 पे। अगर इसे हम लोग को काम कराना है, तो हमें कोड को 0101 में चेंज करना होता था, उसको बाइनरी डिजिट में चेंज करते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि कुछ कुछ काम के लिए ना छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स आ गए। जैसे आपको सम कराना है 2 डिजिट्स का, तो हम 2 के लिए कुछ जो भी बाइनरी डिजिट होगा वो लिखते थे, और उसके बाद एक इंग्लिश वर्ड लिखते थे सम, और जिससे सम कराना है अगला, उसका बाइनरी डिजिट लिखते थे। मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए मल, सब्ट्रैक्शन कराने के लिए एस यू भी सब, इस तरह के छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स आ गए थे। इसी छोटे इंग्लिश वर्ड को हम लोग असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ने आपका इंग्लिश समझना स्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर आपका इंग्लिश आज भी नहीं समझता है। कंप्यूटर जो हमारा है वो आज भी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो मशीन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हुआ क्या कि बीच में एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम आ गया। ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करने लगा? तो हमारे
इंग्लिश वर्ड को चेंज करने लगा मशीन लैंग्वेज में, जिसके वजह से क्या हो गया, तो हमारा काम बहुत ही इजी होने लगा। और यही पहला जो जो चीज था जो मशीन लैंग्वेज सर में चेंज इंग्लिश हुआ। को मशीन लैंग्वेज में कि मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश में? मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1, ये समझो, ठीक है। कंप्यूटर आज भी 0 और 1 में ही काम करता है। इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड मान लो हम लोग कोई राम लिख रहे हैं, तो जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है ना, वो राम को चेंज करता है किस में, तो 0 और 1 के रूप में, और 0 and 1। कंप्यूटर को देता है, और कंप्यूटर उसको जीरो एंड अंडरस्टैंड वन। करके उस पर वर्क करता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा अभी नहीं समझना। आगे के क्लासेस में 9th-10th में ना फिर से इसको डिटेल में पढ़ना है। 8 में भी थोड़ा सा और पढ़ना है, तो उसमें और समझेंगे। बस अभी इंट्रोडक्शन के रूप में इतना ही समझिए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट आया, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि फुल अपने लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसमें। एकता मिश्रा, माइक ऑफ कर लो। हम लोग जो लैंग्वेज जानते हैं, जो लैंग्वेज समझते हैं, उस लैंग्वेज में कंप्यूटर से वर्क कराते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसका भी कॉन्सेप्ट सेकंड जनरेशन में आ गया था। साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस कुछ कुछ आ गए थे। इसके बेनिफिट क्या थे, तो फास्टर था, स्मॉलर था, और बहुत ही रिलायबल था, यानी कि यूज़ करने में बहुत ही आसान था। ईजियर टू प्रोग्राम देन फर्स्ट प्रीवियस जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन से इसमें प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान था। चलिए, एक क्वेश्चन हो जाए जरा। क्वेश्चन है मेरा रितेश से, 7B रितेश। यस सर। रितेश, ये बताओ कि हमारा सेकंड जनरेशन कब से कब तक? सर 1956 से 1963 तक। सर आप चलिए, बोले बहुत थे अच्छा। हाँ, क्या बोलो? सर आप कल बता रहे थे 1964 तक। 64 तक? हाँ ये सर आप बता रहे थे अच्छा, तो कल। गड़बड़ हो गया होगा, 1963 कर लेना, ठीक है। ठीक सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन में हम लोग का जब प्रोसेसर यूज होने लगा, आईसी। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। कब आया, डेवलप कब हुआ, तो 1950 में। किसके द्वारा, तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। ठीक है, सर किसके द्वारा? सर एक बार और बोलिए। यहाँ लिखा है, देखो ना सामने, जैक किल्बी, रॉबर्ट जैक नॉइस। केल्बी एंड ओके रॉबर्ट नॉइस। 1950 में। ठीक है, ओके सर। यस सर। आईसी के आने की वजह से, आईसी के आने की वजह से बेनिफिट ये हुआ, देख लो क्या बेनिफिट हुआ, कि हमारे कंप्यूटर्स कितने छोटे हो गए हैं, देख पा रहे हो गए। ये आईसी का सबसे बड़ा रोल था कि कंप्यूटर हमारे बहुत ही स्मॉलर इन साइज हो गए। ठीक है, तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मॉनिटर भी आप देख रहे हैं, कीबोर्ड भी देख रहे हैं, यानी इन सारे चीजों का डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ होगा, तो 1950। थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन हमारा कब से कब तक था, तो थर्ड जनरेशन 1964 हमारा 1964 to 1964 से 1971 22। सर लेकिन मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में क्या है? फिर से बोलना। सर मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में क्या है सर, जो पिक्चर में दिया हुआ है? सीपीयू। ओके सर। सिर्फ मॉनिटर और कीबोर्ड पे तो काम चलेगा नहीं, सीपीयू चाहिए ना।
यस सर। चलिए, तो थर्ड जनरेशन आ गया हमारा 1964 से 71। कंप्यूटर आपने देखा कि कितना स्मॉलर हो गया और धीरे धीरे कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा। देखो, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो था ना, इसमें जो कंप्यूटर ज़्यादातर यूज करते थे वो साइंटिस्ट वगैरह थे, और कुछ कुछ बड़े बड़े कॉमर्शियल कंपनीज में या कॉमर्शियल वर्क के लिए यूज होता था। इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज नहीं हो पाता था क्योंकि आम लोगों के समझ से बाहर था और इसके कोडिंग को सीखना उतना आसान नहीं था। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर छोटा हो गया और हाई लैंग्वेज आने की वजह से कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही आसान हो गया, जिसके वजह से इसका यूज बहुत ही बढ़ गया। बहुत लोगों ने इसको सीखा, बहुत तरह से यूज, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा। ठीक है, हार्डवेयर में देख लीजिए आईसी का है, आईसी का यूज। इसके बाद लार्जर मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी यूज होने लगा। वही जो मैग्नेटिक डिस्क वगैरह थे ना, तो उनका साइज बढ़ा दिया गया, कैपेसिटी बढ़ा दिया गया। सर ठीक है, एसएसआई और एमएसआई का मतलब? एसएसआई और एमएसआई का मतलब, यस सर। हाँ बता रहे हैं, बस पहले इस चीज को समझ लो, ओके सर। तुरंत उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, माइक म्यूट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद था लार्जर कैपेसिटी डिस्क, यानी वैसे डिस्क यूज में आ गए जिनका साइज बहुत ही लार्जर था, मतलब साइज कहने का मतलब मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा लार्जर था। और मैग्नेटिक टेप्स का यूज होने लगा। मैग्नेटिक टेप्स हमको लगता है कि तुम लोग देखे होगे, पहले जो कैसेट वगैरह आता था ना इस तरह का, इसमें देखोगे कि यहाँ पे एक यस सर, बहुत देखे हैं। फीता जैसा कुछ लगा रहता था, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का। उसी को ना सर हम लोग रील। एज अ, हाँ यस रील सर, जिसको रील कहते हैं, रील। हाँ यस रील सर, रील। देखा था। चलिए, तो एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज होने लगा। इसी में हमारे मिनी कंप्यूटर्स आए। आज के कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है जिसको डेस्कटॉप वगैरह कहते हैं। ये मिनी कंप्यूटर यानी कि उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि मैंने 5 काम दे दिया, और 5 काम देने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो थर्ड नंबर वर्क है ना, वो मेरे लिए उसका कैलकुलेशन पहले इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने उसका टाइम सेट कर दिया कि उसका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो इसी चीज को कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिसमें टाइम डिसाइडेड हो, जिसमें टाइम का इम्पोर्टेंस हो कि इतने टाइम के भीतर आपको ये काम को कंप्लीट करना है, इसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया थर्ड जनरेशन में, और मशीन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर आया। ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मशीन इंडिपेंडेंट। पहले क्या होता था ना कि जो भी प्रोग्राम बनता था मशीन डिपेंडेंट होता था। कहने का मतलब कि जिस कंप्यूटर पे बना है या जिस कंप्यूटर के लिए बना है उसी पे काम करेगा। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और मैं चला गया आयुष के घर पे, 7C में आयुष पढ़ता है, उसके घर पे चला गया और मैंने वहाँ पे अपना वो फाइल ओपन किया, तो उसके भी कंप्यूटर पे मेरा फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किस जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में। लेकिन वही फर्स्ट, हाँ फर्स्ट जनरेशन में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं और आकाश के घर पे जाके उसको ओपन करते हैं, 7B में जो पढ़ता है, तो वो ओपन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ना हमारे कंप्यूटर्स पे जो प्रोग्रामिंग होता था वो डिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट नहीं। तो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गए होगे। यस सर। यस सर। यस सर।
यस चलो, सर। जो समझा है ना उससे पूछते हैं कि क्या समझे। एकता मिश्रा, समझाओ जरा। मशीन इंडिपेंडेंट का पहले जिस मशीन से सर वो बनता था उसी के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर चलता था, लेकिन अब इंडिपेंडेंट थर्ड जनरेशन में होने के कारण और अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, कुछ कुछ ठीक है। चलो, एक चीज इम्पोर्टेंट और बताते हैं, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं ना तुम लोग को व्हाट्सएप में एक लिंक भेजता हूँ क्लास का। तो जो लोग, कुछ लोगों का ना 7C में बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर मेरा तो पासवर्ड खो गया है, मेरा तो ईमेल आईडी नहीं याद है, किससे यस पूछें, क्या करें। तो देखो, उन लोग, वो लोग क्या कर सकते हो ना, जो हम लिंक देंगे तो आपको टीम से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप मेरे क्लास में इंटर कर जाएंगे। ठीक। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसी मोबाइल पे होना चाहिए तभी मेरा लॉगिन करेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने अपने जो भी क्लास है ना उसको बना दिया है कि जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें, अगर वो पासवर्ड भूल गए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी अपने दोस्तों को बता दोगे, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को बता दोगे कि ऐसे ऐसे है, ज्वाइन कर सकते हो, घबराओ मत। ठीक है। सर कभी कभी सर मेरा एमएस एमएस टीम करते हैं में तो रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से ईमेल आईडी डालना पड़ता है, फिर हल्का कट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो सब तो मोबाइल का प्रॉब्लम है, वो सबको खुद से हैंडल करना सीखो। ठीक है। और साथ में सर मेरा दूसरा नंबर पे एमएस टीम का असाइनमेंट नहीं खुलता है। हाँ, तुम्हारा नहीं खुलता है ना क्योंकि तुम लॉगिन करके नहीं ओपन कर रहे हो। तो वो सब तो देखने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा भाई। मेरा सर क्लास देखने के लॉगिन लिए किया बस हुआ लॉगिन है। नहीं करना होगा। सर मेरा लॉगिन किया है। लॉगिन किया है ना तो फिर फोन करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अभी क्लास यस सर। रिकॉर्डेड है ना तो उसमें ये सब चीज बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, एसएसआई की बात करते ओके। हैं। एसएसआई मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म पहले दिमाग में सेट कर लोगे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। चलिए, मैं कुछ कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ फुल फॉर्म, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार फिर से मन माइंड में सेट कर लो फटाफट। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। मैं पूछूं? यस सर। चलिए, मैं पूछ रहा हूँ, जिससे पूछूंगा बस उसको जवाब देना है। यस सर। और ये नाम है राजलक्ष्मी 7A। यस सर। तुम बता दो इनियाक का फुल फॉर्म। सर इलेक्ट्रॉनिक हाँ, क्या नहीं न्यूमेरिकल। है? बीच में कोई नहीं बोलोगे, हाँ बोलते रहो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल हम्म। इंटीग्रेटेड हाँ, और एंड कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अगला जिसका नाम ले रहे हैं वो है, अगला जिसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी तक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ राजलक्ष्मी, तुम ये बताओ कि आईसी को डेवलप करने वाले का नाम क्या था? नहीं मालूम? अगर नहीं पता है तो बोल दो कि नहीं मालूम है, आगे किसी और सर से नहीं पूछते मालूम हैं। है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। प्रणय आर्य।
सर आईसी 9050 में डेवलप्ड हुआ था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने डेवलप किया था इसको। वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए, इसके बाद जो बताएगा वो है अमित। यस सर। अमित, तुम ये बताओ कि हमारा सेकेंड जनरेशन कब से कब तक? सर 1956 से 1963। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब होता है ना कि कामों को, मान लीजिए कामों को ना एक जगह करके, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, एक जगह करके हम लोग उसको जल्दी से कर लें, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसी तरह एम एस आई का फुल फॉर्म होता है मल्टी स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एस एस आई का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एम एस आई का मल्टी स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है? काम मतलब किसी भी काम को करने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, उसी का ये एक शॉर्ट फॉर्म है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में मैं और डिटेल से बना करके अगले क्लास में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी फुल फॉर्म ध्यान में रखोगे, एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एम एस आई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। ये तो हो गया टाइम शेयरिंग, समझ गए सभी। मशीन डिपेंडेंट हो गया, फास्टर हो गया, स्मॉलर हो गया, रिलायबल हो गया। इस तरह के कंप्यूटर्स बनाने सस्ते हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में यूज में आया है, कॉमर्शियली इसका यूज होने लगा। साइंटिफिक, कॉमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गए इसमें। चलो उससे पहले ना एक चीज़ और समझा देते हैं, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करेंगे। बाकी का बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखिए, कुछ गेम दिया हुआ है यहाँ पे, दो तरह का। ये जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे, उस एड्रेस को आप टाइप करेंगे इस एड्रेस बार में, और आपको कुछ गेम खेलने को मिलेगा। आप उसको प्ले करेंगे और मार्क कलेक्ट करेंगे और इंजॉय करेंगे, ठीक है? देखिए मैंने यहाँ ओपन करके रखा है, ये जो लिंक है ये वाला, वो उसका है, ठीक है? ये लिंक देख पा रहे हो ना, फर्स्ट नंबर पे जो लिंक है उसके लिए देखो, सर ये नहीं देख ओपन पा रहे, हुआ। वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा? आ रहा सर है नहीं, सर। एक बार और करिए। आ रहा है सर। आ रहे चलिए सर। ठीक है, जिसको नहीं आ सर रहा है ना उसको लेट से आ जाएगा, हो सके इंटरनेट स्लो हो। सर तो देखो मतलब मैंने जैसे ये जैसे आपका, एक बार फिर से जाइए ना। देखो एक काम करना ना, जो मेरा रिकॉर्डेड वाला सेशन होगा ना उसको एक बार देख लेना, ठीक है? क्योंकि 4 बजे ना ये क्लास बंद हो जाएगा अपने आप, तो इसलिए फटाफट इसको बता लेते हैं, ठीक है? रिकॉर्डेड वाला हम सर आधे सर ये घंटे में फोन अपलोड पे कर। होगा ना? हाँ, फोन पे भी सर होगा ये ये। फोन, ओके सर। जैसे ही एड्रेस लिखोगे यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना एक क्विज सामने आएगा, उस क्विज को सॉल्व करना। ये क्विज ना बुक में दिया हुआ है, इस क्विज, ये वीकली सर क्विज पेज नहीं है, नंबर ये 8 बस। पे। हाँ, सर और पेज नंबर जिसका 8 जो मार्किंग नेक्स्ट आएगा ना, एक्टिविटी उस पे एक मिनट रुक जाओ, कंप्यूटर के। जिसका भी जो मार्किंग आएगा, मार्क आएगा, वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, ठीक है? हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे?
सर फोन सर में पेज कैसे नंबर करेंगे? 8 से हैंडसम एक्टिविटी जो है ना, सर इसका लिंक सेंड कर दीजिएगा। हैंडसम एक्टिविटी है ना हाँ सर, उस पे मैंने आज कंप्यूटर हिस्ट्री सर क्विज को मोबाइल सॉल्व किया से था, किस मैंने ट्राई किया था। अच्छा किए थे। सर आप मार्किंग के बारे में कुछ बता पर दीजिए, पूरा जरा फिर से क्वेश्चन नहीं रिपीट देख कीजिए पाया ना सर, क्योंकि आपका आवाज मतलब ठीक से नहीं आ रहा है। क्लास खत्म और मोबाइल का काम था। अच्छा ठीक है ठीक है। सर सर फोन में 26 चलो ध्यान। कैसे होगा? हाँ ठीक है हम सुन लिए, 1 मिनट रुक जाओ, सबको बताते हैं, सबको बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लो पहले। ये जब क्विज दोगे ना तो क्विज पे कुछ मार्क मिलेंगे, ठीक है। जो भी मार्क्स मिलेगा ना वो मार्क्स मेरे से उसका स्क्रीनशॉट क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं देखूंगा कि कितने लोगों को कितना मार्क्स आया। ठीक, एक एक करके पूछो, पहले तो जो लोग पूछना चाहते हो ना वो लोग हैंड रेस कर लो, ऐसे में ना बहुत दिक्कत होगा फिर। सर मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ कर लो, जिसको मीटिंग से लेफ्ट करना है वो लोग कर जाओ, क्योंकि क्लास अभी ये यहाँ पे ओवर हो रहा है। जिन लोग को पूछना है ना वो लोग बस रुक के रहोगे। जिन लोग को जिन लोग को कोई क्वेरी है वो रुके रहोगे, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हो।